हेलो एवरीवन, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। आज हम एसएससी जीडी के जो पेपर चल रहे हैं उनके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ के। उन मैथ के क्वेश्चन जो एक पेपर का पैटर्न जिस वे में चल रहा है वो पैटर्न आपको हेल्पफुल होगा। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ें जो मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो हाल ही में 10 या 11 तारीख को जो पेपर हुए थे, उन दोनों पेपर के में से कुछ क्वेश्चन है। तो आप मेमोरी बेस्ड पेपर के लिए आप यहाँ से आप डेली कुछ से क्वेश्चन है उनको आप डिस्कस करते जाओ। जैसे कि सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन में क्या था, दो संख्याओं का दो संख्याओं का लघुत्तम दे रखा है, एलएस है 840 और उनका में से दे रखा है 7। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होगा कि जब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं दे रखी हो तो दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहां से केवल और केवल आपको वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट करके जो वैल्यू फाइंड करनी है उसका आंसर निकालना था। तो सीधा सा कंसेप्ट है दोनों संख्याओं का। तो एक संख्या आपके पास में कितनी है 50, दूसरी संख्या को आपने क्या मान लिया x इज इक्वल टू एलसीएम दे रखा था, कितना दे रखा था 840 और एचसीएफ कितना दे रखा था 7। तो अब यहां से केवल और केवल इतना ही करना था आपको, एग्जाम में केवल ये फॉर्मूला दिमाग में रखना था कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 840 इंटू 7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 56। 7 8 बार कटा, 8 से काटेंगे 105। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 105। तो ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको 10 तारीख का जो पेपर जो शिफ्ट हुई थी, उन्हीं शिफ्टों में आपने देखा होगा कि कोई भी शिफ्ट थी, जैसे 10 तारीख को जितनी ऑलमोस्ट शिफ्ट हुई है उनके अंदर केवल और केवल आपके डाटा चेंज थे, लेकिन 60 से 70% पेपर एजिटिज था, केवल और केवल डाटा चेंज थे, केवल और केवल डाटा। तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, जो चीजें आपने पढ़ी है उन चीजों को आप केवल और केवल रिवीजन के तौर पे मान के चलो। यहाँ पे एक पेपर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, आपके पास में इस क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा था, 12.5% के लाभ पर 630 रुपए में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य है। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा 12.5% का प्रॉफिट। तो आपको अगर फ्रैक्शन पता है तो फ्रैक्शन से डायरेक्टली इजीली सोल्व कर लोगे, क्योंकि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। मतलब क्या बोला गया कि 8 रुपए के ऊपर आपको 1 रुपए का क्या होता है फायदा यानी प्रॉफिट। तो 8 रुपए क्या माना जाएगा बताओ सीपी, ठीक है। तो 8 रुपए सीपी था, प्रॉफिट हो गया आपको 1 रुपए का। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने इसको खरीदा 8 में था तो आप इसको बेचोगे कितने में बताओ 9 में। तो यहां पर जो रियल वैल्यू दे रखी है बताओ ये किसका मान था, सेलिंग प्राइस का। तो 630 डिवाइड में क्या रखा जाएगा 9। तो इंटू क्या कर देंगे, जिसका मान चाहिए हमें, किसका मान चाहिए था क्रय मूल्य का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्रय मूल्य। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जैसे ही आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे 9 7 63, 8 7 56 यानी 560 रुपए आपका क्या था क्रय मूल्य। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आपको बस इतना ही था कि जब प्रॉफिट के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो रियल वैल्यू किस चीज की थी, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस के पास में उसकी इनडायरेक्ट वैल्यू रख दो, जो पूछे उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। एक टाइम वर्क का क्वेश्चन है, हर शिफ्ट के अंदर आपको टाइम वर्क का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कोई भी शिफ्ट में आप चले जाओ, हर शिफ्ट में आपको टाइम वर्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो टाइम वर्क का जो भी क्वेश्चन आता है, तो देखो 20 पुरुष एक काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुषों को उसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना है। सीधा सा आपको एमडीएस रूल पता होना चाहिए, एमडीटी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि अगर आपको पता है कि यहाँ पर चेन रूल रख जाएगा। चेन रूल क्या कहता है कि M1 D1 T1 और क्या हो जाएगा W1, M2 D2 और T2 और क्या हो जाएगा W2। तो सबसे पहले देखो M1 कितने व्यक्ति दे रखे हैं 20। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, कोई शिफ्ट में यह आ सकता है कि M1 अगर आपके पास में 20 व्यक्ति है, M2 भी क्या होने चाहिए व्यक्ति, यानी अगर पुरुष है तो पुरुष ही होने चाहिए, इनकी यूनिट क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए। D1 की अगर मैं बात करूं तो D1 कितना है बताओ, कि प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 7 दिन में पूरा करते, तो D1 कितना हो जाएगा बताओ 7 दिन। T1 कितना हो जाएगा 6 घंटे। W1 का मतलब यहां पर जब आपको कोई काम नहीं दिया जाता तो हमेशा काम को यूनिट को क्या माना जाएगा एक, क्योंकि काम की कोई यूनिट नहीं होती है ना, कोई ऐसे नहीं होता कि किलोग्राम काम हो गया या मीटर काम हो गया या कोई भी वेट वगैरह के लिए। तो हमेशा यूनिट कितनी होती है इसकी एक। तो जब आपको काम के बारे में कुछ नहीं पता होता तो W1 कितना मानोगे एक। M2 की बात करूं तो M2 कितने बताओ। अब वो सेकंड केस में क्या करा कि 10 पुरुषों से
उसी काम को 12 दिन में करवाएगा। तो पुरुष कितने हैं 10, 12 दिन में काम करवाएगा। T2 का मान पूछा कितने घंटों में, W1 कितना माना जाएगा 1। अब वैल्यू पुट करनी है। एमडीटी क्या रूल कहता है, M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 D2 T2 अपॉन W2। अब यहां पर जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा देखो 20 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 का मान 10 इंटू 12 इंटू T2 अपॉन 1। अब T2 का मान पता करना है, जो वैल्यू कटे 6 दूनी 12 10 दूनी 20। तो बताओ T2 का मान कितना आ जाएगा 7 दिन। तो सीधा सा कंसेप्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि T2 का मान हो गया हमारे पास में 7 दिन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके सामने देखो एक किसका क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन का ऑलमोस्ट 10 तारीख को जो भी शिफ्ट हुई थी उसके अंदर 4 शिफ्ट थी। 4 शिफ्टों में से आपके पास में 2 शिफ्ट स्टार्टिंग के अंदर केवल और केवल 2 क्वेश्चन थे। एक हमेशा ध्यान रखना औसत साल के दोनों क्वेश्चन थे। पहले वाले औसत साल के अंदर क्या था कि आपको 2ab अपॉन a प्लस b लगाना था, और दूसरे वाली शिफ्ट थी उसके अंदर अगर औसत साल की बात करूं तो वहां पे अलग अलग डिवाइड के अंदर क्या दे रखा था, दूरी दे रखी थी। तो अलग अलग दूरी को पार करने के लिए अलग अलग समय निकालना था। तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां पर जैसे ये क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे कि अगर P से Q तक की दूरी को 70 किलोमीटर पर आवर की गति से जाए तो Q से P तक अगर वही दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है तो औसत चाल बताओ। तो आपको जब यहां दूरी नहीं दी हो रखी होती है, समय नहीं दे रखा होता, केवल और केवल 2 चाल दे, 2 दे या फिर 3 दे, तो हमेशा आप क्या कंसेप्ट लगाओगे कि 2xy डिवाइड बाई x प्लस y। ये क्या होता है बताओ, औसत चाल का फॉर्मूला। सेकेंड थिंग क्या हो जाएगी, अगर यहां पर 3 चाल दे दे कि ये इतने की चाल से जा रहा, दूसरा कैंडिडेट इतने की चाल से, तीसरा इतने की, और ये बोला जाए कि ओवरऑल चाल बता दो, औसत यानी एवरेज चाल बता दो, तो आप क्या करोगे 2abc या फिर 2xyz भी बोल सकते हो अपॉन ab प्लस 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ac। तो आपको क्या करना है, देखो फिलहाल जो क्वेश्चन आया हमारे पास में इसका कंसेप्ट क्या है कि 70 एक चाल दे रखी थी तो 2 इंटू 70 है, और दूसरी चाल कितनी दे रखी थी बताओ 30 है, डिवाइड में क्या हो जाएगा 70 प्लस 30। तो यहां से सोल्व करना है इसको, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 70 और 30 तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो जाएगा बताओ 42 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। सीधा सा इजी सा कंसेप्ट था। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप मात्र इसको 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर दे रखा है। तो देखो सीधा सा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी कंसेप्ट है उसके अंदर अगर आप जिस लड़के को कंसेप्ट बताओ वो आराम से इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा, और मात्र इसको 30 सेकंड में पढ़ के भी सोल्व कर लिया होगा। और सेम सारी शिफ्टों के अंदर एक SI CI का क्वेश्चन परफेक्ट नंबर से आराम से इजीली सोल्व होने वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको केवल और केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहां दे रखा है देखो कि 2 वर्षों के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो सबसे पहला काम देखोगे कौन सी रेट, डेल्टा रेट। तो सीधा सा इसमें 20 का कितने बार 5 बार भाग जाएगा। ऊपर क्या लिखा आपने 6, जितना टाइम होता है उतनी पावर लगा दो 2, तो यहां से क्या हो जाता है 36 डिवाइड बाई 2 5। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या माना जाता है बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि ये जो होता है ये इनडायरेक्ट वैल्यू अनुपातिक मान माना जाता है किसका बताओ, प्रिंसिपल का यानी मूलधन का। और ये वाला किसका माना जाता है, अमाउंट मिश्रधन का। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बताओ 11। अब क्या होता है कि CI से अगर एक कंसेप्ट होता है कि जिसको साधारण ब्याज का कंसेप्ट लगाओ फिर चक्रवर्ती ब्याज का लगाओ। अगर आपको छोटा सा कंसेप्ट पता है कि हमेशा तो SI हो CI कंसेप्ट दे रखा हो, SI CI का डिफरेंस की बात कर रहा हो, और ये बोला जाए कि इनके बीच का अंतर, तो आप उस बिग जो होता है ना बिग मतलब कि बड़े सॉल्यूशन की तरफ ना जाके आप सीधा सा क्या करोगे कि आपको पता है कि CI में से मैं क्या माइनस कर दूंगा 1, तो क्या आ जाएगा बताओ मेरा SI। अब ये सारी की सारी वैल्यू क्या है बताओ, इनडायरेक्ट वैल्यू है। अब यहां जो कुछ दे रखा है उसका मान रख दो और आंसर निकाल लो जो पूछा जाए। क्या पूछा गया, क्या दे रखा है, अंतर दे रखा था कितना 6 to 5 डिवाइड में किसका मान था बताओ डिफरेंस का। तो SI CI का डिफरेंस इनडायरेक्ट में कितना है 1, और जो पूछा जाए उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई। क्या पूछा गया बताओ, धनराशि ज्ञात करो। तो मूलधन कितना आपका 25। तो जैसे ही 25 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 से मल्टीप्लाई करने का आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रखे, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हो। सीधा सा क्या हो जाएगा 15 4 60 4 6 24 कितना बचा 1, तो 15 625 रुपए आंसर हो जाएंगे। आगे बात समझे।
तो जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता है वो शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप यूज कर रहे होते हो आपका इजीली आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, इतना कोई टफ पेपर नहीं आ रहा। बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो कि जो चीजें आपने पढ़ी है उसका 100% एग्जाम्स में दे के आओ। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, देखो इजीली यहां वैल्यू दे रखी थी 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 और डिवाइड बाई 29। हमें x बट्टे y यानी x रेशियो y का मान चाहिए था, तो आपको केवल और केवल इसको कैलकुलेशन करनी थी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 29 दूनी 58 x प्लस 87y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54x प्लस 90y। अब क्या करना है, देखो 90y में से 87 को उधर लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ 90y था यहाँ 87 था, जैसे उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y बचेगा। यहाँ देखो 58 में से 54 माइनस करा तो कितना बचा बताओ 4x। तो केवल और केवल x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 3 रेशियो। तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी को भी नॉर्मली अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, नॉर्मली कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, इतना ज्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा, अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें। मतलब कि कई बार क्या होता है एक आधा क्वेश्चन अगर टफ आ भी जाता है तो वो एक नॉर्मली सबके लिए टफ होता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि आपके लिए ही टफ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपने देखा होगा कि हमेशा 3 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप 2 कपड़े खरीद लो आपको 1 कपड़ा फ्री दिया जाएगा। तो क्या वो कपड़ा फ्री देता है तो वो कोई अलग से कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो क्या करता है कि जो भी आपको पहले 2 कपड़े दे रहा है उनके अंदर इंक्लूड कर लेता है अपना प्रॉफिट प्लस उस दूसरे कपड़ा जो फ्री दे रहा है उसका। तो जनरली यहां पर वही कंसेप्ट है, आपको 3 की खरीद पर 1 फ्री देता है। इसका मतलब हम तो खुशी खुशी से सोचते हैं कि 1 फ्री आ गया मेरे पास, फ्री कुछ भी नहीं आता, फ्री कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे कि यहां पर क्या दे रखा था कि उस दुकान द्वारा छूट यानी डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना जब फ्री वाला केस आता है तो उसके अंदर डिस्काउंट किस पर दिया जाता है। आपने खरीदे 3 थे, फ्री दे दिया 1, टोटल कितने हो गए बताओ 4। तो इस टोटल के ऊपर निकलेगा आपका डिस्काउंट, यानी इस 4 के ऊपर आपको कितना फ्री दिया था वो कहां लिखा जाएगा ऊपर, इनटू क्या कर दोगे बताओ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 25%। सीधा सा कंसेप्ट, आपका आंसर क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 52,000 रुपए को यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, यदि 52,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से निवेश किया जाए तो ब्याज ज्ञात करो। यानी केवल और केवल क्या पूछा है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सबसे पहला काम तो क्या करोगे, रेट कौन सी डेल्टा 10%। तो आपको पता है कि जैसे 10% आएगी नीचे क्या लिखा जाएगा 10 और ऊपर क्या लिखा जाएगा 11। ठीक है, अब दूसरा काम क्या बताओ, यहां पर कितने साल का 3 साल का। अब नॉर्मली जब आप एसएससी की लेवल की कोई भी जीडी दिल्ली पुलिस या सीजीएल की किसी भी तैयारी कर रहे हो अगर एसएससी लेवल या बैंक लेवल की, तो आपको कम से कम 26 तक के तो क्यूब आने ही चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पर 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 और 10 का कितना हो जाएगा 1000। अब ये देखो यहाँ पर जो 1000 था यहाँ पर 1331 था, तो यानी ये वैल्यू किस चीज की है बताओ, इनडायरेक्ट वैल्यू मानी जाती है किसकी, मूलधन यानी प्रिंसिपल की, और ऊपर वाले को क्या माना जाता है अमाउंट यानी। अब देखो 1000 रुपए अगर लगाए होंगे आपको मिले होंगे 1331, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ होगा बताओ 331। आगे बात समझे, क्वेश्चन में ये इनडायरेक्ट वैल्यू थी, दे क्या रखा था 52,000 रुपए को, यानी अमाउंट दे क्या रखा था प्रिंसिपल कितना दे रखा था 52,000। 52,000 इनडायरेक्ट में किसका मान है बताओ 1000 का, जो पूछा जाए उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सीधा सा कंसेप्ट है, यहां पर क्या पूछा था चक्रवर्ती ब्याज पूछा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बताओ 331। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा। अब हमें क्या करना है, सीधा सा 52 को मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो जैसे आप इसको 52 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 2 तरीके हैं, एक तो होता है कि आपको 3/3 कैलकुलेशन अच्छी स्पीड में होनी चाहिए। दूसरा केस क्या होता है, अब अगर आप स्पीड में करना चाहते हो तो इसको क्या कर सकते हो 13 और 4 में इजीली तोड़ सकते हो, क्योंकि 13 4 52 होता है कि नहीं होता। तो पहला काम क्या करोगे 13 से मल्टीप्लाई कर लो फिर 4 से, तो देखो 13 एकम 13, 13 3 39 और 1 40। ठीक है, 4 बचा, 13 3 39 और 4 कितना हो जाएगा 43। इंटू क्या हो जाएगा बताओ 4 से गुणा करो, 4 3 12, 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17।
यानी आपके पास में ऑप्शन नंबर 3 17,212 आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला केस क्या था, यहां पे जिसकी इनडायरेक्ट वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दो, जो पूछे उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम में। यानी बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसे उसने 15 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा था। तो ये बताओ खरीदा कितने की दर से था, 15 से, यानी ये तो उसका क्या था, सीपी। बेचा कितने की दर से उसने, 20 से। तो सबसे पहले तो ये बताओ उसने अपनी रेट बढ़ा के जो कुछ करा होगा, यहां पर रेट से प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं कमा लिया, कितना कमाया बताओ, 15 से कमाया कितना, 5। और ये 5 किस पर कमाया था, सीपी पर, इनटू कर दो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 100 डिवाइड बाई 3% उसका क्या था, प्रॉफिट। ये तो कौन सा है, जो पैसे मतलब कि वो नहीं होता कि करेंसी में कमाया, मतलब कि उसने ज्यादा बढ़ा दिया, बढ़ा के अपने हाथ में नोट लिए तो नोट में कमाया 100/3%। सेकंड थिंग क्या बोला उसने, देखो साथ ही वह 1000 ग्राम चीनी के स्थान पर ग्राहक को कितना देता रहे, 850 ग्राम। तो एक फायदा यहां भी तो हो गया, ये धोखेबाज दुकानदार था। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि 850 के ऊपर उसने बेचा कितना, 1000 तो क्या था, देना चाहिए था, लेकिन बेच रहा कितना वो, 850। तो बताओ इतना और कमा लिया कि नहीं कमा लिया, कितना कमा लिया यहाँ पर, 150 ग्राम और कमा लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप 150 ग्राम कमा रहे हो, किस पर कमा रहे हो बताओ, 850 पर, इंटू क्या कर दो, तो जैसे ही यहां से काटोगे कितनी बार कटेगा, 300/17। अब आपके पास में देखो दो अलग अलग प्रॉफिट है, 100/10 और 300/17। जब दो अलग अलग प्रॉफिट होते हैं और वो ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा होता है कि बताओ उसको टोटल कितना लाभ या हानि हुई है, तो आप सीधा सा कंसेप्ट आप क्या करोगे बताओ, यहां पर सीधा सा कंसेप्ट बताओ क्या करोगे, कि जब दो प्रॉफिट होते हैं तो आप क्या लगाते हो बताओ, ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला क्या कहता है कि 100 डिवाइड बाई 3 प्लस 300 डिवाइड बाई 17 प्लस इनका मल्टीपल 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 300 डिवाइड बाई 17, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो इसको जैसे आप कैलकुलेट करके सोल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 56.86। तो आपको नॉर्मली जो भी क्वेश्चन है आपको इतना ही करना है कि जो आपके कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, इतना ज्यादा डीपली पेपर नहीं आ रहा है, सारे पेपर एकदम इजीली आ रहे हैं। तो आप अपने जो आपने टॉपिक आज तक पढ़े हैं नए पे ट्राई मत करो, जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर आप फोकस रखो, और जितने कंसेप्ट आपने सीखे उन्हीं पे आप ट्राई करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर एक बढ़िया लॉजिकली क्वेश्चन था, मतलब कि लड़के सोच के जाते हैं बोर्ड मास से सोल्व करेंगे, बट बोर्ड मास से तो सोल्व करोगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लड़का क्या करता है, 3/6 कर देगा। लेकिन ध्यान रखना 6 का मतलब ये दोनों साथ रहेंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि 3/6 कर देते, लेकिन ये 6 किसके साथ, तो का अगर आ जाता है तो का तो किसके साथ गुणा होगा, हमेशा पहले गुणा होके फिर ही डिवाइड या फिर जो कुछ होना वो आगे होगा। सेम चीज यहां देखो 1/2 का 6, यानी का आ गया, तो ये दोनों एज ए ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 6 का 3। तो आपको अब सॉल्व करना है, बताओ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3। अब 6 3 कितना हो गया बताओ, 18 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 2, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 3 माइनस है, और यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो 2 इंटू 4 है। अब डिवाइड में देखो 2 3 6, तो 3 को 1 से गुणा करोगे ऊपर नीचे क्या आ जाएगा बताओ, 3। अब क्या करना है आपको, केवल और केवल यहां से वैल्यू पुट करनी है, सीधा सा सोल्व करना। देखो कितना हो जाएगा, 3 6 18, ठीक है। तो 5/6 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहां क्या हो जाएगा 8, यानी 3 माइनस 8/, ठीक है। तो अब सीधा सा कंसेप्ट है, एलसीएम कितना ले लोगे, 6, तो 5 प्लस 8 48 है, प्लस 18 है, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो 18 माइनस 16 कितना हुआ, 2। तो 48 और 2 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55/6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन इजी था, लेकिन जो लड़का अगर यहां पर 6 को पहले डिवाइड कर देता 3 डिवाइड बाई 6 और फिर कहा कि मतलब इंटू 100 समझ लेगा, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब आंसर मिलेगा आपको, एग्जामिनर जो होता है वो एग्जाम आपको आंसर दिखाएगा, लेकिन आपका उस टाइम पर आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी आपके पास में 6 का ऐसे आता है, ये दोनों किसका काम करते हैं बताओ, ब्रैकेट का, तो ये वाली गलती आप मत करना। 18 व्यक्तियों का औसत वजन दे रखा है, बताओ कितना, 2.5
2.5 किलोग्राम। तो अब उसने बोला जब उनमें से एक 72 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, यानी बोला क्या गया बताओ, खुद सोचो कि 2.5 किलोग्राम उसका औसत बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 18 व्यक्तियों का जो वजन था उसमें 72 किलोग्राम का वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, अब सोचो औसत बढ़ेगा, मतलब जो व्यक्ति आया था उसका 72 किलोग्राम से तो ज्यादा ही वजन रहा होगा। ये कंसेप्ट है कि नहीं है? यानी औसत बढ़ेगा तो जो 72 किलोग्राम वाला था उससे ज्यादा आया होगा। तो सबसे पहला काम कितना बड़ा होगा, तो 18 इंटू 2.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 45 केजी बड़ा होगा। तो जनरली जो गया था उसकी जगह भी फुलफिल करेगा। भाई जो 72 केजी का था उसकी जगह भी कोई ना कोई तो आएगा, आएगा तो 72 का ही, लेकिन इससे कितना ज्यादा आएगा, 45 से ज्यादा आएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 117 की ग्राफ। तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, यानी यहाँ क्या दे रखा, एक संख्या में पहले 20% की कमी करी जाती है। तो ये मान के चलो पहले कोई भी संख्या थी उसको आपने क्या मान लिया, 100। 20% की कमी कर रहा है मतलब कितना हो गया, 80/100 आ जाएगा। सेकंड बार क्या कर रहा है, 15% की वृद्धि कर रहा है मतलब 115/100 हो जाएगा। तो क्या बोला गया, इस प्रकार वह संख्या मूल संख्या से कितनी कम होगी, 64। ये तो वास्तव में 64 कम हुई थी, तो परसेंटेज में कितनी कम हुई थी बताओ। तो 0 से 0 कटेगा, यहां 0 कटेगा, 2 4 8 5, और ये कितनी बार, 23 बार। 23 4 कितना हो जाएगा, 92। मतलब वो 100 रुपए की कोई चीज होती है, अगर उसको आप कितने में बेच रहे होते हैं, 92 में, तो कितना रुपए कम हो रहा होता आपका, 64 रुपए कम हो रहा होता। तो सीधा सा कंसेप्ट है, 64 वैल्यू वास्तव में इनडायरेक्ट में कितना डिफरेंस है, 8 इंटू क्या कर दो, तो इज इक्वल टू वो संख्या क्या थी बताओ, 800। तो आपका इजीली एक 10 सेकंड 15 सेकंड का आंसर था। आगे बात समझे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, देखो दुकानदार ने एक वस्तु 10% की छूट और 10% के लाभ पर अर्जित करने में सक्षम है, तो उसका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो सीधा सा कंसेप्ट है, देखो अगर आप कोई चीज 100 रुपए की खरीद के ला रहे हो, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताओ, 10% यानी 110 का। दूसरा केस क्या था, हमेशा डिस्काउंट किस चीज पर दी जाती है, एमआरपी पर। किस चीज पर दी जाती है, एमआरपी पर। और प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, हमेशा सीपी पर। तो सीधा कंसेप्ट है, अगर एमआरपी को आप क्या मानोगे, एमआरपी को आपने माना 100, तो बताओ इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है अगला, इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 90। अब ये दो प्रकार की सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कैसे हो सकती है, दो प्रकार की होती है, क्यों, एक तो कॉस्ट प्राइस के थ्रू, एक होती है एमआरपी के थ्रू। एमआरपी के थ्रू तो कौन सी होती है, जो हम खरीद के लाते हैं, और सीपी के थ्रू कौन सी होती है, जो दुकानदार को फायदा या लॉस होता है वो। तो सीधा सा कंसेप्ट है, यहां पर पूछा क्या गया था कि बताओ उनका क्रय मूल्य विक्रय अंकित मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य तो मान लिया मैंने 100, तो ये एमआरपी कितना बड़ा होगा, तो एमआरपी निकालने के लिए आपको सीधा सा कंसेप्ट है, क्या करोगे कि मान किसका निकालना बताओ, 100 का एमआरपी वाले का। तो डिवाइड में भी क्या रखा जाएगा, एमआरपी का एसपी कितना, 90, डिवाइड में ऊपर क्या रखा जाएगा, 110। तो यहां से मान कितना आ जाएगा, 1100 डिवाइड बाई 9। तो सीधा सा कंसेप्ट है, देखो अगर आपके पास में सीपी कितना भी रहा होगा, एसपी कितना भी रहा होगा, मतलब सीपी अगर 100 था तो 1100 डिवाइड बाई 9। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कट बिट के रेशियो क्या आ जाएगा, 9:11। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9:11। तो ये एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, जो एक जर्नी मेथड है, जो अच्छा कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। एक संख्या के 25% और उसके 30% के बीच में 500 का डिफरेंस है, तो उस संख्या का 20%, एकदम इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल परसेंटेज का इजीली क्वेश्चन था कि कोई भी संख्या का 25% जितना भी रहा होगा, 30% जितना भी रहा होगा, उनके बीच का डिफरेंस कितना है बताओ। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस वास्तव में तो कितना था, 500, और इनडायरेक्ट में कितने परसेंट है, 5%। तो 500 वैल्यू किसकी है, 5% की। हमें पूछा किसका था, उस संख्या के 20% का मान। तो बताओ कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2000, यानी 2000 उस संख्या का मान हो जाएगा। इजीली क्वेश्चन था, जो पेपर दे के आए उन्होंने करा भी होगा। अब एक ट्रेन का क्वेश्चन है, जो कि आपकी हर एग्जाम्स में जनरली देखने को मिलता है कि यानी 850 मीटर लंबी एक ट्रेन 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एक सुरंग को 63 सेकंड में पार कर जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सुरंग को पार कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ट्रेन किसी को भी पार करे तो ध्यान रखना वो अपने आप की दूरी हमेशा पार करेगी।
बस एक होता है कि व्यक्ति को पार करे या खड़े खंबे को पार करे या किसी पोल को पार करे, तो फिर उसके अंदर ट्रेन अपने आप की ही दूरी को पार करती है, वहां पर उसकी लेंथ उसके जीरो मानी जाती है, किसकी, व्यक्ति की। तो जनरली यहां पर ये बोला गया देखो कि कुल दूरी क्या हो जाएगी बताओ, 850 मीटर ट्रेन खुद प्लस सुरंग की को मैं क्या मान लेता हूं, एस इज इक्वल टू दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है बताओ, 162। अब ये किलोमीटर पर आवर है और यहां क्या पूछा है बताओ, मीटर। तो कन्वर्ट किस में कर लोगे, मीटर पर सेकंड के लिए किससे गुणा करा जाएगा, 5/18 से। और यहां कितने सेकंड दे रखे थे बताओ, 63। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, 9 दूनी 18, 9 7 63, 2 से काटेंगे कितनी बार है, 81। कितना हो जाएगा, 7 8 7 56 इंटू क्या कर दोगे 5। अब 5 को इजीली मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट यूट्यूब पे है, वहां पे आप जाके देख सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 3 और ये 5। इसमें से आप माइनस क्या कर दोगे बताओ, 8 5 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, ये 5 8 13 9 18 1 1985। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, आपका ये आंसर है। आगे बात समझे, तो सीधा सा कंसेप्ट था कि कुल दूरी बराबर चाल इंटू समय, जो चाल दे रखी थी उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था और क्या करना था, सेकंड को मल्टीप्लाई करना। यहां पर देखो आप एक संख्या दे रखी है आपके सामने, यहां क्या बोला, के को प्रतिस्थापित करने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो जिसमें 8 का भाग जाता हो। अब ये पता है कि जिसको कंसेप्ट 8 का भाग देने वाला है, हर बार ऐसे नहीं करोगे कि 8 का भाग देना स्टार्ट करा। यानी 8 का भाग देने का केस क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट में आपके पास में क्या होना चाहिए कि उस 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब सबसे छोटी संख्या के लिए अगर आप के की जगह 1 पुट करते हो तो 8 एकम 8 5 13 8 7 56 17 बार कटेगा, मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सा कंसेप्ट है कि सबसे छोटी संख्या मेरे को मिल गई कितनी, 1। क्योंकि लास्ट 3 डिजिट में अगर 8 से कटता है कोई वैल्यू तो 100% उसके अंदर वैल्यू में 8 से भाग जाएगा। दूसरा केस क्या है बताओ, अब बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। तो बड़ी संख्या अगर हम देखते हैं तो देखो यहां पर अगर 1 की जगह पर मैं क्या लिख दूं, 9। तो बताओ 936 लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग जाता है कि नहीं जाता, 8 एकम 8 कितना बचा बताओ, 1। 8 एकम 8 5 13 8 7 56 बताओ 117 टाइम्स। इसका मतलब बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 1 डिजिट की, 9। इन दोनों का टोटल पूछा तो आंसर क्या आ गया बताओ, 10। ये इजीली आंसर हो जाएगा। तो आपको यही करना था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उन दोनों का टोटल ग्रेड करना था। तो वो आराम से इजीली आपको ये कंसेप्ट बताना चाहिए, 8 का कंसेप्ट क्या था। तो आपको पता है कि 8 का अंतिम 3 संख्याओं में अगर भाग जाए तो 8 का उस पूरी संख्या में भागे जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये था आज आपके सामने एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और जनरली इसी पैटर्न के ऊपर आपकी एग्जाम चल रही है अभी। नॉर्मल कुछ क्वेश्चन का 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी का हर पेपर के जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक को कवर करते हुए एसएससी जीडी ने एक पेपर तैयार करा है जो बढ़िया लेवल का पेपर चल रहा है। इतना ज्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा, इजीली आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि आपके जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े उन कंसेप्ट को आराम से इजीली पढ़ो और आपके जो नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसका 100% देने की ट्राई करो। थैंक यू।